हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 261, द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे केस वाज गिवन इन। डिसोल्यूशन में कि एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस सिचुएशन में क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, इस सिचुएशन के कंसर्न में गार्नियर वर्सेस मुर्रे का केस है, जो कि 1904 में आया था। यानी कि इसके ऊपर डिसीजन 1904 में दिया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या डिसीजन दिया गया था इसमें डिसीजन ये दिया गया था कि अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उसका लॉस का शेयर जो है रिमेनिंग पार्टनर यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में घर से लेके आएंगे। ये था गार्नियर वर्सेस मुर्रे का केस, जो कि कब आया था? 1904 में। किससे रिलेटेड है ये? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 262। Which of the following is the result of admission of a new partner? Admission of a new partner से क्या होता है? Dissolution of partnership, dissolution of old partnership from both A and B, neither A or B nor B. ठीक है, neither A nor B. तो क्या होगा? Admission से क्या होता है? Dissolution of partnership. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, तीनों सिचुएशन में क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या कब होता है? या तो पार्टनरशिप एट विल है, यानी कि इच्छा अनुसार पार्टनरशिप की गई है तो कोई भी उसको डिसॉल्व करने के लिए अपील कर सकता है, या फिर कोर्ट को लगता है कि जो पार्टनरशिप फर्म में कोई इलीगल बिजनेस कर रही है तो वो ऑर्डर दे सकती है। सारे के सारे पार्टनर जो है इंसॉल्वेंट हो गए हैं, दिवालिया हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप फर्म जो है खत्म हो जाती है। लेकिन एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, यानी कि फर्म चलती रहती है, सिर्फ पार्टनरशिप में चेंज आ जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 263। XY are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. They admitted Z for 1/3 share in profit. The new ratio will be. See, आपको क्या दिया हुआ है? ओल्ड पार्टनर का रेशो गिवन है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपसे पूछा हुआ है। तो हम एज्यूम करके सकते हैं टोटल शेयर कितना है? 1 है। तो रिमेनिंग शेयर क्या होगा? टोटल 1 है, नए पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 2/3। फिर क्या क्राइटेरिया होता है? जो ओल्ड पार्टनर है उनमें रिमेनिंग शेयर को उनके ओल्ड रेशो में डिवाइड है। रिमेनिंग शेयर को ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ओल्ड रेशो 2:3 है, यानी कि इसके शेयर कितना है? 2/5 और y का शेयर कितना है? 3/5। देन कंपेयर करते हैं। 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। जेड का शेयर क्या है? 1/3। सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, यानी कि 5/15। क्या रेशो हो गया? 4:6:5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। वन मोर थिंग इन लास्ट क्वेश्चन, अगर ये सिंपल सिचुएशन होती है और उसमें सेक्रीफाइस रेशो पूछा जाता है, तो सिंपल सिचुएशन में हमेशा सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो ही होता है। अगर इस तरह की सिंपल सिचुएशन है तो आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है? ओल्ड रेशो, यानी कि क्या है? 2:3। चाहे तो आप निकाल के चेक भी इसको कर सकते हैं। सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, एक बार आपको चेक करा रही हूं मैं।
एक्स और वाई सेक्रीफाइस करेंगे, उनका ओल्ड रेशो क्या था 2/5 एंड 3/5। न्यू रेशो क्या है इनका 4/15 माइनस 6/15। एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 15 एलसीएम 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 माइनस 4, और इसका भी 15 एलसीएम 3 2 जा 6, सॉरी 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 6 1 जा 6। क्या आ गया 2/15 और ये क्या आ गया 3/15। यानी कि कहने का मतलब क्या है, सिंपल सिचुएशन में जो ओल्ड रेशो होता है वही क्या बन जाता है सेक्रीफाइस रेशो। यानी कि न्यू पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर ने क्या सेक्रीफाइस किया है ये आप बिना कैलकुलेशन के ही सिंपल सिचुएशन में बता सकते हो। सिंपल मीन्स ओल्ड पार्टनर का शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, टेक्स एक्वायर सरेंडर इस तरह का कुछ नहीं है, सिंपल सिचुएशन है, तो वहां पे ओल्ड रेशो ही क्या हो जाता है सेक्रीफाइस रेशो। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 264। Sacrificing ratio is used to distribute dash in case of admission of a new partner. Admission of a partner में sacrificing ratio का क्या यूज किया जाता है। Admission of partner के टाइम में जो न्यू पार्टनर गुडविल का शेयर लेके आता है उसको sacrificing ratio में बांटा जाता है, और रिटायरमेंट के टाइम पे जो गेनिंग रेशो आता है उसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को ओल्ड पार्टनर यानी कि रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशो में एक दूसरे में डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि उसके शेयर को पे ऑफ करते हैं। और गेनिंग रेशो क्या होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सेक्रीफाइसिंग क्या था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और गेनिंग क्या होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 265। X and Y are partner in a company with a capital of 1,80,000 and 2 lakh. Z was admitted for 1/3 share in profit and bring rupees 3,40,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. ये फ्रेंड्स हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, पहले न्यू पार्टनर के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं। क्या करते हैं न्यू पार्टनर के बेस पे टोटल जो फर्म है उस न्यू फर्म की टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। टोटल कैपिटल फर्म की कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू पार्टनर शेयर मीन्स 3,40,000 जो कि हमारे शेयर पर्टिकुलर क्वेश्चन में है, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। आई एम रिपीटिंग, इस तरह की सिचुएशन में हिडन गुडविल होती है। उसे निकालने का तरीका क्या होता है, पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं फर्म की, उसको निकालने का तरीका क्या होता है शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इन कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो न्यू पार्टनर कितना लेके आ रहा है 3,40,000 और उसके शेयर का रेसिप्रोकल 1/3 है तो क्या कर देंगे 3/1, यानी कि टोटल कैपिटल कितनी हो गई 3 3 जा 9 10,20,000। और टेक्निकली देखो तो टोटल कैपिटल क्या होती है, टोटल कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों की कैपिटल का टोटल करोगे आप 1,80,000, देन 2 लाख, 3,80,000, 6,80,000 और 40 7,20,000। अगर आप तीनों की कैपिटल को प्लस कर रहे हो तो आ रहा है 7,20,000 और न्यू पार्टनर के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आ रहा है 10,20,000। इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा गुडविल, यानी कि गुडविल कितनी हो जाएगी 3 लाख। क्या होती है ये हिडन गुडविल। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया हो ये। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 266। A, B and C are partner sharing profit in the ratio of 3:2:1. They agreed to admit D in the firm
A, B, C agreed to give 1/3, 1/6 and 1/9 share ऑफ देयर प्रॉफिट, यानी कि अपने शेयर का 1/3, अपने शेयर का 1/6, अपने शेयर का 1/9 इन्होंने दे दिया है किसको? डी को, ए बी सी ने। तो आपको क्या निकालना है? न्यू शेयर ऑफ डी। द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डी विल बी, डी का कितना शेयर होगा। इसमें डी का शेयर पूछा है, लेकिन मैं आपको तीनों चीजें ही बताऊंगी, डी का शेयर, न्यू रेशो एंड ऑल्सो द सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल आपसे डी का शेयर पूछा हुआ है। देखिए, जब अगर वर्ड होता है टू गिव, सरेंडर, एक्वायर्ड, टेक्स, तो अपने प्रॉफिट का अगर कुछ एक पोर्शन वो उसके फेवर में करते हैं तो इस तरह के वर्ड उस क्वेश्चन में यूज होते हैं। तब अगर हम बात करें तो डी के शेयर की, डी ने क्या किया है? 1/3 शेयर लिया है ए से। ए का शेयर कितना है? 3/6, उससे कितना लिया है? 1/3, प्लस बी से लिया है 1/6, बी का शेयर है 2/6, उससे लिया है 1/6, प्लस सी से कितना लिया है? 1/9, सी का शेयर है 1/6, इससे लिया है 1/9। ठीक है, तो क्या कर लेना चाहिए? पहले इनका एलसीएम निकाल लेना चाहिए। 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 1/6, 2 3 जा 6, ये बचा आपका 1/18 प्लस 54। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए इसको। क्या एलसीएम आ जाएगा? 54। 6 के टेबल में 54 कब आता है? 9 जा पे, 6 9 जा 54। 18 के टेबल में 54 3 जा पे, एंड 54 1 जा 54। टोटल कितना हो गया? 9 + 3 12 + 1 13, 13/54। यानी कि डी का शेयर कितना हो गया? 13/54 मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। And now talking about sacrifice. अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो जितना पोर्शन वो सरेंडर करते हैं वही सेक्रीफाइस है। ए का सेक्रीफाइस क्या है? 1/6। बी का सेक्रीफाइस क्या है? 1/18। सी का सेक्रीफाइस क्या है? 1/54। जो जितना पोर्शन वो सरेंडर, गिव, एक्वायर्ड, टेक्स, इस तरह से वो अपने पोर्शन का देते हैं, वही क्या हो जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। चाहे तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन में यही क्या है? सेक्रीफाइसिंग। यानी कि सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 9:3:1। दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर है? और अगर न्यू रेशो निकालना होता तो न्यू रेशो कैसे निकालते? चारों को लिखते हम, ए बी सी डी। ए का ओल्ड शेयर था 3/6, उसने कितना दे दिया? 1/6। बी का शेयर था 2/6, उसने कितना दे दिया? 1/18। सी का शेयर था 1/6, उसने कितना दे दिया? 1/54। और डी का शेयर क्या है? 13/54। यहां से एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा? 2/6, यहाँ पे 18 एलसीएम आ जाएगा। 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, 5/18। यहाँ पे एलसीएम लिया, 54 आ गया। 9 - 1 8, और ये ऑलरेडी 13/54 है। इनको भी 54 बना दो। 6 9 जा 54 होता है, ऊपर और नीचे 9 से। 18 3 जा 54 होता है, तो ये क्या आ गया? 18/54, 15/54, और ये ऑलरेडी 54 में ही है। 8/54, 13/54। यानी कि न्यू रेशो क्या हो गया? 18:15:8:13। दिस इज योर न्यू रेशो। क्लियर है? क्वेश्चन में सिर्फ डी का शेयर पूछा था, मैंने आपको सारी कैलकुलेशन एक बार रिवीजन के लिए बता दी। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267।
X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 2:3 में. They agreed to admit Z as new partner on the condition that X sacrifice 1/5 of his share. Y sacrifice 1/10 of his share in favor of Z. फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आ गया ना, अभी पीछे आपको बताया था, उसमें सिर्फ पोर्शन पूछा था, तो इस तरह से चेंज करके कुछ भी पूछा जा सकता है. वहां पे नए पार्टनर का शेयर पूछा था, कभी सेक्रीफाइसिंग पूछ सकते हैं आपसे, कभी न्यू पूछ सकते हैं. तो न्यू अब आप डायरेक्टली भी यहाँ पे निकाल सकते हैं. एक्स वाई एंड जेड. एक्स ने कितना दिया है? 1/5. उसका ओल्ड शेयर था 2/5. इसने 1/5 इसको दे दिया जेड को, प्लस y का ओल्ड शेयर था 3/5. उसने अपने शेयर का 1/10 पार्ट दे दिया. यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 2/25. ये इसने x से ले लिया और y से कितना ले लिया? 3/50. एलसीएम लेंगे 50 आ जाएगा. 25 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 3, यानी कि इसका शेयर क्या आ गया? 7/50. ठीक है. सेक्रीफाइस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4:3. जेड का आ गया. अब एक्स और वाई का भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. इसका पुराना शेयर था एक्स का 2/5, वाई का 3/5. इसने कितना दिया है? 2/25 और वाई ने कितना दिया है? 3/50. सोल्व कर दीजिए एलसीएम लेके. 25 एलसीएम आ जाएगा. 5 5 जा 25, 5 2 जा 10. 10 minus 2 means 8/25. यहाँ पे एलसीएम लोगे 50. 5 10 जा 50, 10 3 जा 30, -3 यानी कि 28/50. आप देख रहे हो दो पार्टनर का डिनोमिनेटर 50 है, एक का 25 है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? 50 में. 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड. 8 2 जा 16, 25 2 जा 50, सब सेम हो गए. यानी कि क्या आ गया आपके पास? क्लियर है इतना? ये 25 हो गया था, ये कैलकुलेशन क्लियर है. 5 5 जा 25 और ये 2 1 जा 2, देन 3 1 जा 3, 5 10 जा 10 5 जा 50. एलसीएम लिया तो ये आ गया आपका 50 आ गया था. 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 7/10. यानी कि आंसर क्या आ गया आपका? 16:28:7. 16:28:7. कोई भी नहीं है इनमें से, यानी कि नन ऑफ दीज. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. क्लियर? ठीक है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 268. इन पार्टनरशिप फर्म न्यू पार्टनर इज एडमिटेड. पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को कब एडमिट किया जा सकता है? विद द कंसेंट ऑफ मोर देन 50% पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, ईदर बी और सी. सी, पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर को सभी पार्टनर्स के कंसेंट से ही एडमिट किया जा सकता है. सपोज पार्टनरशिप फर्म में 30 पार्टनर्स है और 29 पार्टनर किसी पार्टनर को एडमिट करने के लिए एग्री है और एक पार्टनर जो है मना कर देता है, वो एग्री नहीं होता, तो उस पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट नहीं किया जा सकता. यानी कि न्यू पार्टनर लाने के लिए सबका कंसेंट क्या है? जरूरी है. पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स होते हैं? एज पर कंपनीज एक्ट 2013 पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं. मिनिमम तो आप सबको पता ही है 2 और मैक्सिमम 100. बट कंपनीज एक्ट के कुछ 2014 में स्पेशल प्रोविजन आए थे, उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50. यानी कि अगर कंपनीज एक्ट 2013 लिखा है तो आप 100 मैक्सिमम पार्टनर लिखोगे. अगर कुछ नहीं लिखा या 2014 लिखा है तो आप 50 लिखोगे. यानी कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम लेटेस्ट को हमेशा उसमें मेंशन करते हैं, तो वहां पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने लिखेंगे? 50. क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 269.
At the time of dissolution, all the assets of a firm are transferred to realization account. डिसोल्यूशन के टाइम पे सारी की सारी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, मार्केट वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, कॉस्ट वैल्यू पर, बेल वैल्यू पर। किस पे होती है? बुक वैल्यू पर। जो भी बुक में उनकी वैल्यू होती है उसी वैल्यू को क्या कर देते हैं हम? रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। और रियलाइजेशन कैसा अकाउंट है? रियलाइजेशन नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन, रियलाइजेशन ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको ओपन किया जाता है और काम पूरा होने के बाद ये क्लोज हो जाती है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 270। When goodwill is brought in cash by new partner, method is known as। अगर नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर कैश में लाता है तो वो क्या है? प्रीमियम मेथड, रिवोल्यूशन मेथड, मेमोरेंडम रिवोल्यूशन मेथड, नन। तो क्या है वो? प्रीमियम मेथड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271। A person who receive a share of profit from one of the regular partner is called। किसी रेगुलर पार्टनर से एक बंदे को प्रॉफिट का शेयर मिलता रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब पार्टनर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 272। द लॉस और गेन an account of revaluation at the time of retirement of a partner is shared by। अगर लॉस या गेन हो रहा है और सिचुएशन रिटायरमेंट की है तो लॉस और गेन को कौन शेयर करेंगे? ऑल पार्टनर, सारे के सारे जितने भी पार्टनर है, ऑल पार्टनर, और यू कैन से ओल्ड पार्टनर। सारे के सारे पार्टनर जो हैं, कई बार ओल्ड वर्ड भी लिखा सकता है, सारे के सारे पार्टनर शेयर करेंगे। ठीक है, और अगर एडमिशन की बात हो रही है तो एडमिशन में सिर्फ ओल्ड। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 273। इफ द रिमेनिंग पार्टनर वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इन न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर रिटायरमेंट होने के बाद किसी पार्टनर की बचे हुए पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को, तो वहां पे पार्टनरशिप एक्ट नेसेसरी है, नॉट नेसेसरी है, ऑप्शनल है, या फिर नन ऑफ द अबव। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेसेसरी है। देखिए, आप सेम कंडीशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मली चीजों को चलाने के लिए जरूरी है कि अगर ओल्ड पार्टनर गया है तो उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आप कर लें। यानी कि अगर रेंडमली क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाए जिसमें कुछ मेंशन ना हो तो वहां पे आप कहेंगे नेसेसरी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि जो हम सारी एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड ऑल सारी चीजें सीखी हैं, गुडविल की ट्रीटमेंट, ये तो एक चीज है, वे है कैलकुलेशन करने का, लेकिन आप सब कुछ करने के बाद अगर नया एग्रीमेंट बना लेते हो तो फ्यूचर के जो भी इशू क्रिएट होते हैं, डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने में इजी रहता है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। Revaluation account is operated to find out gain or loss in the following situation except। Revaluation account ओपन किया जाता है सारी सिचुएशन में से एक्सेप्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर। देखिए, तीन सिचुएशन में, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और डिसोल्यूशन की सिचुएशन में क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में रिवैल्यूएशन और डिसोल्यूशन की सिचुएशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई तो उसे कहाँ दिखाएंगे? अपीयर ऑन द डेबिट साइड, अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ गुडविल अकाउंट, डज नॉट अपीयर एट ऑल। अगर एसेट की वैल्यू कम होती है तो वो कहाँ आती है? डेबिट साइड।
सी क्या फंडा होता है? एसेट्स के लिए फंडा होता है अगर एसेट की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज, तो वो क्या आता है? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो प्रॉफिट होता है रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। सिमिलरली अगर लायबिलिटी है और लायबिलिटी के लिए क्या फंडा होता है? लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो एडवांटेज होता है, गेन होता है क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस और लॉसेस में सेम फंडा होता है, कोई एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड, डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट साइड। क्लियर? तो ये चीज अगर आपको पता है तो सिचुएशन कुछ भी आपको गिवन हो इजिली आप क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। At the time of admission of a partner, general reserve is। एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे जनरल रिजर्व को कैसे ट्रीट करते हैं? डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर, credited to capital of old partner, allowed to remain in balance sheet, debited to current account। देखिए एडमिशन के टाइम पे जो रिजर्व होता है उसको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? क्रेडिट करते हैं किसमें? ओल्ड पार्टनर में। और यही चीज अगर रिटायरमेंट में होती तो ओल्ड की जगह क्या आ जाता? ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है डिफरेंस? अगर एडमिशन है तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं ओल्ड रेशो में, और अगर रिटायरमेंट है तो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं किसमें? ओल्ड रेशो। ठीक है, रेशो दोनों में ओल्ड ही है, लेकिन ध्यान रखना है एडमिशन में ओल्ड और रिटायरमेंट में ओल्ड। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 277। An incoming partner pay his share of goodwill in cash and profit sharing ratio of old partner is changed. Goodwill be distributed among old partner. New partner goodwill का अपना शेयर लेके आता है, इससे ओल्ड पार्टनर का शेयर चेंज हो जाता है, तो गुडविल को ओल्ड पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? एज देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशो, अकॉर्डिंग टू न्यू रेशो, अकॉर्डिंग टू सेक्रीफाइस रेशो, और नन ऑफ दीज। तो जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है ओल्ड पार्टनर उसे किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? आपस में सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी कि नए पार्टनर की वजह से जिसका शेयर जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना वो गुडविल का शेयर ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट ₹30,000। See an incoming partner purchase 1/4 of the total profit goodwill raised in the book। देखिए गुडविल जो है अपनी पूरी वैल्यू पे ही रेज की जाती है और उसके बाद न्यू पार्टनर का शेयर निकालते हैं। तो रेज किस पे की जाएगी? 30,000 पे, क्योंकि उस डेट पे 30,000 उसकी वैल्यू है। 30,000 पे रेज करेंगे। अगर क्वेश्चन होता, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वेश्चन ये पूछते कि भाई शी का शेयर कितना है गुडविल में, तब फिर आप निकालते 30,000 का 1/4 में 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, तब आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। लेकिन हमसे पूछा है किस वैल्यू पर रेस की जाएगी? रेस किस पे की जाएगी? टोटल वैल्यू। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 279। एक्स, वाई and Z are partner and share profit in the ratio of 5:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। Y retire and X takes 1/10 from A। ध्यान दीजिएगा, Y रिटायर हुआ और X ने 1/10 Y का लिया और Z ने 1/5 Y का शेयर लिया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा? सी, वाई रिटायर हुआ यानी कि बच कौन गया? एक्स और जेड। इनका जो ओल्ड रेशो था वो क्या था? एक्स का रेशो था 5/10 और वाई का रेशो था 2/10। वाई का शेयर था 3/10,
y का शेयर था 3/10, 3/10 का x ने लिया 1/10 और y के शेयर का z ने कितना लिया है 1/5। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से निकाल दो, और दूसरा है 1/10 और 1/5 को रेशो में कन्वर्ट कर दो, यानी क्या हो जाएगा 1:2। जो उसका शेयर है इन्होंने आपस में किसमें ले लिया वो 1:2, ये इनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया आपका 100, ये आ गया 50 + 3 यानी कि 53/100। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एलसीएम कितना आ गया 50, 10 5 जा 50, 5 2 जा 10 + 3 13/50। 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 26/100, यानी कि आंसर क्या आ गया 53:26। ध्यान से देखिए 53:26। आई एम रिपीटिंग, क्या कह रहा है y रिटायर एंड x टेक्स 1/10 फ्रॉम ए, यानी कि जो उसका शेयर था 3/10, उसका शेयर का 3/10 का 1/10 x ने ले लिया। ठीक है, 1/10 x ने ले लिया तो कितना ले लिया उसने 3/100। एलसीएम लोगे 100 का एलसीएम 100, क्लियर है ना ये चीजें। तो ये तो आपकी कैलकुलेशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि रेशो आ गया 53:26। ठीक है, वो क्लियर। अब यहाँ पे ऑप्शन में आई थिंक मैंने लिखा नहीं, लिखते लिखते रह गया, ये है 53 और ये है 26। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280। On the death of a partner, the amount of joint life policy, insurance policy, or you can say JLP, is credited to the capital account. Death के बाद जो JLP है वो किस में क्रेडिट होगी, ओनली द डिसीड पार्टनर, जिसकी डेथ हुई है उसी के अकाउंट में। ऑल दी पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीड, सारे पार्टनर डेथ वाले पार्टनर को कंसिडर करते हुए। रिमेनिंग पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो पार्टनर बच गए हैं उनके न्यू रेशो में। रिमेनिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशो। देखिए जब एक पार्टनर की डेथ होती है तो जेएलपी का पोर्शन जो है सारे पार्टनर को मिल जाता है, क्योंकि ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि सबके अकाउंट में क्रेडिट होगा इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर। क्लियर। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।